हेलो, वेलकम टू नोबल कैरियर क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या रहती। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या रहती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी। हमने ये पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कि चार्ज जो हैं वो एडिटिव नेचर के होते हैं, चार्ज जो हैं वो क्वांटाइजेशन है, ये क्वांटाइज्ड है, या चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है। ये हमने लास्ट क्लासेस में ये चीज़ें पढ़ी थी। एडिटिव नेचर का मतलब है एक बॉडी है, उसके अंदर सेवरल चार्जेस हैं, उसका नेट चार्ज निकालने को हम क्या बोलते थे, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। क्वांटाइज का मतलब है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को जब चार्ज ट्रांसफर करेगी वो इन टर्म्स ऑफ इंटीजर या इंटेग्रल मल्टीपल ट्रांसफर करेगी चार्ज का। और कंजर्व्ड का मतलब कल भी मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है कि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहता है, कि ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते ना ही क्रिएट कर सकते हैं, बट हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी बॉडी में या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो हम उसको बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का। इसमें दो तरह से पढ़ना है हमने, एक मैग्नीट्यूड फॉर्म में पढ़ना है और एक हमने पढ़ना है वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड फॉर्मूला आज हम पढ़ लेंगे और वेक्टर फॉर्मूला हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि वेक्टर फॉर्म कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कूलम लॉ क्या है, हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है हमारे पास Q1 पॉजिटिव चार्ज, और एक चार्ज है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, Q1 इज द पॉजिटिव चार्ज एंड Q2 इज द नेगेटिव चार्ज। और आपको मैंने पहली क्लास में ये बताया था कि जब चार्जेस डिफरेंट नेचर के होंगे, नेचर कहने का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव, जब ये चार्जेस डिफरेंट नेचर के होंगे तो इनके अंदर कौन सी फोर्स लगेगी, इनके अंदर फोर्स लगेगी बेटा अट्रैक्शन लगेगी। क्या लगेगी, अट्रैक्शन। और जब ये नेचर इनका पॉजिटिव Q और पॉजिटिव Q रहता तो इनके अंदर फोर्स कौन सी रहती बेटा, इसके अंदर फोर्स रहती रिपल्शन फोर्स। क्या रहती, रिपल्शन फोर्स। रिपेल करते आपस में ये चार्जेस। पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स रहेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तब रिपल्शन फोर्स रहेगी, और नेगेटिव नेगेटिव भी होंगे तब भी क्या रहेगी, रिपल्शन फोर्स रहेगी। और इसी को हम इस लॉ से रिलेट करेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, force of attraction or repulsion between the two charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। ये चीज जो मैंने बोली ये क्या है, ये वही एनालॉगी है बेटा जो आपने क्लास 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ी थी। ग्रेविटेशन चैप्टर याद होगा आपको क्लास 9th का, जो फोर्स निकालते थे आप G इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर। वैसे ही हमने इस रिलेशन से क्या फाइंड करना है आज, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वेयर। हमारा फाइनल रिजल्ट जो डेरिवेशन का आएगा वो क्या आना चाहिए, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वेयर। और हमने ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर। यहां पर m1 m2 क्या थे, दो मासेस थे, m1 और m2 क्या थे बेटा, मासेस, और r इसके बीच में क्या थी, डिस्टेंस था। जितने दूर मास होंगे उतनी ज्यादा दूरी कम फोर्स होगी, जितने कम क्लोज मास होंगे उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। वैसे ही यहां पर चार्जेस की बात भी करेंगे। दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जितने पॉजिटिव नेगेटिव पास होंगे इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। और कहने का मतलब है जब ये ज्यादा पास होंगे तो फोर्स इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और जितने देर दूर जाते जाएंगे इनकी क्या होती जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होती जाएगी। यही लॉ हमारा आज हमने पढ़ना है, कूलम लॉ। पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर इसकी डेरिवेशन करते हैं कि इसकी डेरिवेशन क्या है।
दिस लॉ स्टेट्स दैट, लिख लीजिए आप लोग, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस law states that the force of attraction or repulsion between two point charges पहला पॉइंट क्या है, पॉइंट चार्जेस, पहला है डायरेक्टली proportional to their product, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा बेटा, टू देयर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और सेकंड स्टेटमेंट क्या रहेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ distance between अब ये जो मैंने लिखा है इसको एक्सप्रेशन से समझाता हूं क्या है और इसका मीनिंग क्या है। बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन किसके बीच में, दो चार्जेस के बीच में, किसके बीच में, दो चार्जेस के बीच में, एक पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए और एक नेगेटिव चार्ज ले लीजिए। फोर्स होगी, अट्रैक्शन भी हो सकती है और क्या हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है। अट्रैक्शन कब होगी, जब दोनों चार्जेस का नेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा, और जब नेचर सेम होगा उनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन फोर्स होगी। फोर्स होगी रिपल्शन या अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस हमने लिए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। लेट इट बी Q1, इसको Q1 मान लीजिए और इसको Q2 मान लीजिए। इनके बीच में फोर्सेस जो होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। मतलब F जो है बेटा वो किसके प्रोपोर्शनल है, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, Q1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्लियर हो गया। Q1 Q2 कैसे आ गया, क्योंकि Q1 क्या है, पहला चार्ज है, Q2 क्या है हमारे पास, सेकंड चार्ज, और फोर्स हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमारी पहली स्टेटमेंट से क्लियर हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके डिस्टेंस के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, सेकंड स्टेटमेंट से हमारा क्लियर हो गया कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब इसको आगे लिखते हैं फिर से। F is directly proportional to Q1, F is directly proportional to Q1, Q2। ये हमारे पास बेटा फर्स्ट इक्वेशन है जो हमने पढ़ी, कॉमा सेकंड क्या थी हमारे पास, F is inversely proportional to square of distance between them। दिस इज द सेकंड इक्वेशन जो हमने पीछे से पढ़ी। Q1 Q2 चार्ज है, F हमारे पास फोर्स है, R हमारा दोनों बॉडीज के बीच में डिस्टेंस है। R हमारा दोनों बॉडीज के बीच में क्या है बेटा, डिस्टेंस। R बढ़ाते जाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होती जाएगी। R पास लाते जाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बॉडीज के बीच में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, R उनके बीच में क्या है, दोनों का डिस्टेंस, अब वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करिए, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने
पढ़ा हुआ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 आ गया और आर स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास जो निकल के आया बेटा, ये क्या आया हमारे पास, कूलम लॉ का फाइनल एक्सप्रेशन, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K क्या यहां पर एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, या फिर इसको कूलम कांस्टेंट भी, जैसे भी आपको ठीक लगता है, कूलम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। दिस इज द फाइनल रिलेशन विच वी ड्राइव, जो हमने ड्राइव किया। सेम एनालॉगी आप याद करिए, आपने यही एनालॉगी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ में पढ़ी है, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वैसे ही F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल है जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला फोर्स का। अब क्या Q जो होता है वो कैसे हम उसका यूनिट्स निकाल सकते हैं। जो K है बेटा वो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कांस्टेंट है। इसके जो यूनिट्स हैं वो कैसे ड्राइव हुए हैं ये हम सीखते हैं, एन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, कैसे इसके यूनिट्स आए। हमने अभी एक रिलेशन फाइंड किया है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फाइंड किया हमने पीछे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, F मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा नीचे Q1 Q2 इक्वल टू K। ये है जी, क्लियर है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ F, आप लोगों को पता है F का यूनिट न्यूटन होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर स्क्वायर, रेडियस है, मीटर स्क्वायर में होगा। Q1 Q2 चार्ज है, कूलम को कूलम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, कूलम स्क्वायर। तो K का यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ पर ड्राइव कर दिया और ये मैंने यहाँ लिखा हुआ। K इज अ कांस्टेंट, और जो इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, जो हमने न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व करने हैं वहां पर हमने ये वैल्यू कंसीडर करके चलना है। 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब K को हम एक और फॉर्म में लिखते हैं, K जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और एप्सिलॉन नॉट को हम यहां पर बोलते हैं वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी। और बेटा इसकी जो वैल्यू रहती है ना, परमिटिविटी की जो वैल्यू रहती है ना, वो कितनी रहती है, वो भी लिख लीजिए आप, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। कितनी रहती है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। K की वैल्यू कितनी थी, 9 इंटू 10 की पावर 9, और इसका यूनिट जो था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर का, उसका यूनिट इसका इनवर्स होगा। क्या होगा, वहां पर आप लिखेंगे पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये इसका रिवर्स यूनिट रहेगा, किसका, एप्सिलॉन नॉट का, और इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी की वैल्यू याद रखिएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। इसका यूनिट वैसे ही निकालना जैसे आप लोगों ने ऊपर मल्टीप्लाई किया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां से निकल गई। और K की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम 4 को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 3.14, यहां पर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालेंगे तो हमारे को K की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये दो वैल्यूज है बेटा, याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट की भी जिसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, और K की जो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये डेरिवेशन में मैंने K की यूनिट्स फाइंड करके दिए कि K का यूनिट क्या रहता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हमारे पास क्या रहता है, कूलम लॉ का जो फाइनल एक्सप्रेशन हमने आगे भी यूज करना है वो क्या रहेगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन Q1
Q2 अपॉन R का, ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन। मल्टीप्लाई डाल दीजिए बीच में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कमिट टू मेमोरी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ने हैं। अगला जो वेक्टर फॉर्म है वो भी इसी के ऊपर है। फिर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालनी है, उसमें हमने ये यूज़ करना है। अब इसके कुछ केसेस हैं, वो देख लेते क्या है केसेस। पहला केस क्या है, एक चार्ज आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा आपके पास क्या है, पॉजिटिव। इनके बीच में फोर्स क्या रहेगी, आप सबको पता है। फोर्स क्या रहेगी, फोर्स रहेगी रिपल्शन। फोर्स क्या रहेगी बेटा, रिपल्शन। और पॉजिटिव पॉजिटिव जब मैं इस वाली जगह में डाल के देखूं तो फोर्स जो होगी वो मैग्नीट्यूड देगी पॉजिटिव नेचर का। इसका पॉजिटिव नेचर का देगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। Q1 का चार्ज का वैल्यू सपोज करिए 5 कूलम है और ये आपके पास 10 कूलम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50 आ गया। R स्क्वायर जो इसका डिस्टेंस है दोनों का, आपने कैलकुलेट कर दिया तो हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। सेकंड केस, जब एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है। एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज क्या है, नेगेटिव का। दिस इज पॉजिटिव Q, दिस इज नेगेटिव Q। दिस इज बेटा पॉजिटिव Q, दिस इज नेगेटिव Q। अब दोनों के बीच में फोर्स क्या रहेगी, दोनों के बीच में फोर्स क्या रहेगी, अट्रैक्शन फोर्स रहेगी। वो तो आपको पता ही है, जब दोनों का चार्ज का नेचर बदल गया फोर्स क्या रहेगी, नेगेटिव नेचर की रहेगी। अब जब मैं यहां पर पॉजिटिव 6 कूलम डालता हूं और नेगेटिव 3 कूलम डालता हूं, 6 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -18। फोर्स के रिजल्ट क्या आएंगे, फोर्स किस नेचर का निकल के आएगा, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो किसका होगा, नेगेटिव फोर्स होगा। फोर्स क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया दूसरा केस, पहला दूसरा केस क्लियर है। अब एक और केस है, जब मैं दोनों का नेगेटिव नेगेटिव चार्ज लेता हूं, नेगेटिव Q नेगेटिव Q, नेगेटिव Q1 नेगेटिव Q2। अब मुझे बताइए फोर्स क्या रहेगी। आपने बोला इन दोनों के फोर्स रहेगी रिपल्शन, वो तो पता ही है रिपल्शन रहेगा। अब कोई पूछे रिपल्शन क्यों रहेगा, इसीलिए रहेगा क्योंकि इनका नेचर ऑफ चार्ज क्या है, सेम है। अब इनका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इनका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, जब मैं इस फॉर्मूले में डालूं F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही फॉर्मूला हमारा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 का वैल्यू कितना नेगेटिव, Q2 का वैल्यू कितना नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। फोर्स का नेचर क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो 3 केसेस पढ़ लिए हमने। पहला केस हमारा क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव जब होगा फोर्स क्या रहेगी, पॉजिटिव नेचर की। मतलब F जो होगा बेटा वो रहेगा ग्रेटर देन 0। पहला MCQ, जब फोर्स ग्रेटर देन 0 होगी तो फोर्स कौन सी होगी, रिपल्शन। और चार्जेस का नेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब पॉजिटिव नेगेटिव होगी तो फोर्स क्या रहेगी, अट्रैक्शन। और फोर्स क्या रहेगी, लेस देन 0। ये लिख लीजिए कहीं, F इज लेस देन 0 जब हमारे पास नेचर ऑफ चार्ज डिफरेंट रहेगा। और नेक्स्ट बात करूं मैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज का नेचर है, फोर्स क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, नेगेटिव में नहीं आएगी। नेगेटिव में सिर्फ हमारे पास कौन से केस में आ रही है, नेगेटिव में हमारे पास किस केस में आ रही है, जब हमारे पास नेचर ऑफ चार्ज डिफरेंट है, तब हमारे पास फोर्स का नेचर क्या है, नेगेटिव। और उस केस में फोर्स इज less than 0. When the force is less than 0, the behavior of charge is different and the force occur is attraction. उसके बीच में कौन सी फोर्स ऑकर करेगी बेटा, अट्रैक्शन फोर्स ऑकर करेगी। नेचर में रिपल्शन कब होगी, रिपल्शन कब होगी, जब आपके पास फोर्स क्या होगी, और सॉरी वो हमारे पास चार्ज क्या होंगे, सेम नेचर के होंगे। तो दिस इज द 3 केसेस। ये 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एमसीक्यू में बड़ी बार एग्जाम में पूछा गया। एमसीक्यू किस तरह से आता है, एमसीक्यू आता है कि फोर्स रिपल्शन कब होगी, जब फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्शन कब होगी, जब फोर्स ग्रेटर देन 0 होगी, लेस देन 0 होगी, लेस देन और इक्वल टू 0 होगी, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। तो आपने जब ये केसेस पढ़ ली हैं तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमारे पास
कूलम लॉ आई होप सो कि आपको समझ आ गया है कि दो चार्जेस के बीच के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी या रिपल्शन रहेगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के प्रोपोर्शनल होगी, और वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जो उनके बीच में डिस्टेंस दिया गया है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होगी। तो उन दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल रिजल्ट आता है। जो फाइनल रिजल्ट हमारा निकल के आता है वो क्या आता है, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। और ये जो वैल्यू दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा ये क्या चीज है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है के, जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, परमिटिविटी है, जिसकी वैल्यू मैंने आपको पीछे बताई है किसके बराबर है, 8.85 × 10⁻12। और कुछ केसेस मैंने बताए, F कब ग्रेटर देन 0 होगा और F कब लेस देन 0 होगा। जब F कब ग्रेटर देन 0 होगा, जब नेचर क्या है बेटा, नेचर क्या है, सेम है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और लेस देन 0 कब होगा, जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में चार्ज जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव जो चार्ज है वो रिपेल करते हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आज का टॉपिक था जो हमने कवर किया, कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कल हमारा लेक्चर जो रहेगा उसमें हम कवर करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू बच्चों, थैंक यू ऑल, जय हिंद।